भारत का भौतिक स्वरूप, इसको हम सब डिवीजन में बांटते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र, कोस्टल प्लेन्स। ये चार प्रमुख जो हैं हमारे उप विभाग हैं, सब डिविजन्स हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हिमालय के बारे में चर्चा की थी, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक है, उसके बारे में चर्चा की थी। इस कक्षा में हम जो जानेंगे कि भाई ये मैदानी क्षेत्र, जो महान मैदानी क्षेत्र है, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, वो कैसा है, इसके बारे में हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल किस नदियों के द्वारा बना है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो अगर हम इसकी लंबाई देखें तो सिंधु नदी, जो पाकिस्तान के अंतर्गत जिसका अधिकतम भाग आता है, उसके डेल्टा से लेके गंगा के डेल्टा तक। गंगा हमारा जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो इसकी लंबाई अगर हम देखें तो ये टोटल आती है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई असमान है, कहीं अधिक चौड़ा है, कहीं कम चौड़ा है, लेकिन औसतन ये औसत न्यूनतम जो है वो 150 किलोमीटर है और औसत अधिकतम है वो 500 किलोमीटर है। तो अगर हम औसत न देख के अगर हम देखें तो आसाम में अगर हम देखना चाहें तो ये 90 किलोमीटर ही चौड़ा है न्यूनतम, लेकिन सिंधु के पास में पाकिस्तान में ये 500 किलोमीटर है। जबकि अगर सिर्फ भारत में अगर हम देखें अधिकतम चौड़ाई तो ये पश्चिम बंगाल में आती है, जो 400 किलोमीटर आती है लगभग। तो इसकी चौड़ाई असमान है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 7,77,000 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, जो एक महान विशाल मैदान बनाता है, जिसमें हमारी भारत की कृषि पनपती है। अधिकतम जो उत्पादन होता है कृषि के संदर्भ में, अगर चाहे वो अनाज का हो, चाहे दाल दलहन का हो, चाहे तिल तिलहन का हो, यह अधिकतम उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। इस मैदानी भाग का निर्माण 3 प्रमुख नदी तंत्र से होकर बना है। नदी तंत्र होता है प्रमुख नदी प्लस उसकी सहायक नदियाँ, यह नदी तंत्र कहलाता है। जैसे गंगा का हम उदाहरण लें तो गंगा एक प्रमुख नदी है, लेकिन उसकी सहायक नदियों में यमुना भी आती है, घाघरा भी आती है, गोमती भी आती है, गंडक भी आती है, कोसी भी आती है, रामगंगा भी आती है। तो ये गंगा एक प्रमुख नदी तंत्र हो गया। वैसे ही ये मैदानी भाग जो है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन तीनों से मिलकर बना है। इसका निर्माण जो है हिमालय के अपरदन से के द्वारा, नदियों द्वारा लाई गई एलुवियम से होता है, दोमट मिट्टी से होता है। तो जलोढ़, एलुवियम को हिंदी में जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़क पदार्थों से के जमा होने से बनता है। जलोढ़क के जमाव का यह क्रम लाखों वर्ष से जारी है तथा प्रतिवर्ष ये जमाव होता रहता है। ऐसे निरंतर जमावों की परतें यहाँ की मृदा परिच्छेदिका में देखी जा सकती है। इस प्रकार यह एक अभिवृद्धक मैदान है, मतलब इसमें अभिवृद्धि होती गई है निरंतर, कई सालों से जमाव की परतें अलग अलग बनती गई। तो इसकी गहराई भी काफ़ी हो चुकी है, कहीं 50 किलोमीटर होगी, कहीं ये 150 किलोमीटर होगी। तो कुल मिलाकर इसका अगर हम देखें निर्माण, तो हिमालय के अपरदन के द्वारा ही लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़क पदार्थों से होता है। जलोढ़क मतलब नदी जब बहती है तो उसके साथ में जो मिट्टी बहकर आती है उसका जमाव। नदी जब पर्वतीय क्षेत्र में बहती है उसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो डेविस और पैंक की हमने थ्योरी पढ़ी थी। डेविस और पैंक ने ये समझाया था कि नदियाँ जो है अपने यौवन काल में, मैच्योर स्टेज में और वृद्धावस्था में अलग अलग उनकी बहाव क्षमता होती है। वह इसलिए होती है क्योंकि ढलान जो है पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होता है, मैदानी क्षेत्र में ढलान कम हो जाता है, और जाते जाते जब तक ये समुद्र के पास पहुंचती है तब तक इनका जो बहाव है वो बहुत न्यूनतम हो जाता है।
तो इससे जलोढ़क पदार्थों का जो बहना है इनके साथ में, उसकी गति भी भिन्न भिन्न होती है। तो अपरदन सर्वाधिक हिमालय में होता है, लेकिन जमाव जो है वो मैदानी क्षेत्र में होता है। तो इस तरह से इस कई वर्षों से कालांतर में जमा होते 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 इन मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। और ये देखा जाए कृषि के संदर्भ में, तो उपजाऊपन सर्वाधिक यहाँ पर क्यों है? क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ जो जलोढ़क पदार्थ हैं वह नवीन रूप से जमा होते रहते हैं, नए पदार्थ आते रहते हैं और वो जमा होते रहते हैं। तो इसलिए उर्वरकता बनी रहती है, जो मृदा की उर्वरकता है वो इसी कारण बनी रहती है। तो हम देखेंगे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है। तो इसका निर्माण हमने देखा। अब अगर हम इसकी स्थलाकृति देखें, टोपोग्राफी, तो इसको हम 5 उप विभाजन, इनका 5 भागों में उप विभाजन करते हैं, सब डिविजन करते हैं। ये 5 आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है द भाबर प्लेन, मतलब भाबर का मैदानी क्षेत्र, तराई का मैदानी क्षेत्र, भांगर का तराई क्षेत्र, भांगर का मैदानी क्षेत्र, और खद्दर तथा डेल्टा प्लेन। तो ये 5 उप विभाजन है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। भाबर किसे कहते हैं? भाबर, देखिए, भाबर नाम दिया गया है जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आके जब नदी यौवन अवस्था में होती है तो उसका भाव तीव्र होता है, लेकिन वो जैसे ही मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, जैसे शिवालिक का भाग है, शिवालिक एकदम दक्षिणतम हिमालय पर्वत क्षेत्र है, तो शिवालिक से जब नदियाँ अचानक से मैदानी क्षेत्र में आती है तो उसका बहाव एकदम कम हो जाता है। तो जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स, पेबल्स, कॉबल्स, ये सब जो आए हुए होते हैं वो इस भाग में जमा हो जाते हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि ये इतने विस्तार से जमा है कि नदी इनके नीचे से बह रही है और हमको ऊपर दिखाई नहीं देती। तो ये भाबर प्लेन ऐसे बने हुए हैं। इनको हम एलुवियल फेंस की श्रेणी में रखते हैं। एलुवियल फेंस का मतलब हो गया कि पंखानुमा आकृति बन जाती है। जैसा आपने देखा है जापानीज लोग पंखा रखते हैं हाथ में, वो किस आकृति का होता है, उस तरह की आकृति बन जाती है इनके जमाव के कारण। तो जो पेबल्स, कॉबल्स, बोल्डर्स, बोल्डर सबसे बड़े होते हैं, कॉबल्स उससे छोटे होते हैं, पेबल्स उससे छोटे होते हैं। तो इनका जो जमाव होता है वह एक पंखे नुमा आकृति में हो जाता है, और इस आकृति को नाम दिया गया है भाबर। दूसरा आता है द तराई प्लेन्स, मतलब तराई का जो हिंदी शब्द है, तराई मतलब पानी के द्वारा एकदम तर हो गया जो, उसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। पानी के द्वारा, पानी जो है अधिक मात्रा में है ऐसी मृदा, उसको हम तराई बोलते हैं। राजस्थान में तो तराई मतलब अपन खेतों में सिंचाई करते हैं तो तराई मतलब पानी देने की प्रक्रिया को हम तराई बोलते हैं, क्योंकि पौधों को हमने पानी दे दिया। तो ये तराई प्लेन उसी संदर्भ में माना गया है। तराई प्लेन ये है कि जब नदी इन भाबर क्षेत्र से आगे निकलती है तो मृदा अधिक होती है, मिट्टी का जमाव अधिक होता है, और यहाँ पर पूर्व में अत्यधिक वनस्पति हुआ करती थी, खूब घने जंगल हुआ करते थे। घने जंगल जो है अधिक मात्रा में उर्वरक मृदा के और अधिक पानी होने की वजह से या जंगलों का निर्माण हो गया, तो ये एक दलदली क्षेत्र बन गया, जिसे हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो नदी का बहाव इतना भी कम नहीं है, लेकिन कम है, और अच्छी मृदा जो है, अच्छी का मतलब उर्वरक मृदा आके यहाँ जमा हो रही है, और वनस्पति यहाँ प्रचुर मात्रा में है। तो इसलिए इस क्षेत्र में दलदल और मृदा, वनस्पति और मृदा के मिलने से, समेकन से दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, इसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। इसके पश्चात आता है द भांगर प्लेन। भांगर मतलब यह उत्तर प्रदेश के भाग में ज़्यादा पाया जाता है, ये यहाँ का एक लोकल वर्ड है। जो पुरानी जलोढ़ीय मृदा है, एलुवियम सॉइल है, जो ओल्ड एलुवियम सॉइल है। ओल्ड का मतलब ये प्लिस्टोसिन काल के अंदर, प्लिस्टोसिन, हालांकि अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें तो प्लिस्टोसिन एक बहुत नवीन काल होता है, लेकिन नवीन में होते हुए भी ये काफ़ी पुराना है हमारे, अगर हम अपनी आयु के हिसाब से देखें तो इस काल में जो जमाव हुआ था नदी के तट से काफ़ी दूर, नदी के तट से काफ़ी दूर ये जो जमा हुआ था, किस कारण से? फ्लड्स के कारण से। बाढ़ जब आती है तो दूर दूर तक जो है मृदा अपनी जो साथ में लाती है,
वो उसका दूर दूर तक वो जमाव कर देती है। तो ये इस तरह के जमाव को भांगर कहा गया है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें एक कंकड़ नाम के नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स मतलब छोटे कंकड़। कंकड़ जैसे हम सामान्य शब्द में समझते हैं, कंकड़ का नाम हम लेते हैं तो कैसे समझेंगे कि कंकड़ कैसा है। तो कंकड़ जैसे मतलब इसमें चूने के नोड्यूल्स होते हैं, कैल्शियम में भरपूर मात्रा होती है इसकी। तो कंकड़ के जो जमाव है उसको हम इस ओल्ड एलुवियम के तहत मानते हैं। दूसरा, यहाँ पर बरिंद नाम से जो मिट्टी है, अनउपजाऊ मिट्टी है, लेटराइट सॉइल्स हो जाती है, कम उपजाऊ होती है। जैसे बजरी की मात्रा अधिक है या रेड ऑक्साइड्स की मात्रा अधिक है तो वह लेटराइटिक सॉइल्स कहलाती है। तो ये बारिंद या हिंदी में बोले तो बरिंद ये होता है। तीसरा, इसमें जो स्थलाकृति में हम देखने को मिलता है वो उसको हम कहते हैं भूर। भूर मतलब कहीं कहीं क्षेत्रों में पानी तथा हवा दोनों के जमाव के कारण छोटे छोटे सैंड ड्यून्स मिलते हैं, मतलब टीले, मिट्टी के टीले। तो मिट्टी के टीले मिलते हैं, इसको हम भूर के नाम से जानते हैं। तो ये भांगड़ प्लेन का मैंने एक चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें कंकर, बरिंद और भूर ये 3 अलग अलग नाम की स्थलाकृतियाँ, सब ऑर्डर्स, मतलब जो अगर हम लैंड का डिवीज़न करते हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिवीज़न, सेकंड ऑर्डर डिवीज़न, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो ये थर्ड ऑर्डर के डिवीजन्स हैं जो हमें यहाँ इस मैदानी भाग में देखने को मिलते हैं। थर्ड भी नहीं है, भांगर के अंतर्गत फोर्थ वो हो गया। जैसे फर्स्ट को हमने माना लैंड और ओशन, सेकंड को हमने माना प्लेन, प्लेट्यू, हिली एरियाज, और थर्ड को हमने माना भांगर, और फोर्थ ये हो गया कंकर। तो ये फोर्थ ऑर्डर के डिवीजन, सब डिवीजन हो गए। तो ये भांगर प्लेन्स हुए। चौथा जो डिवीजन आता है वो आता है खादर प्लेन। खादर मतलब जो बनस्पत नई जलोढ़ीय मृदा है, जो नए जलोढ़ पदार्थ हैं, न्यू एल्यूवियम के फ्लडिंग के कारण जो बना है, उसे हम खद्दर प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ये नदी के पास वाले क्षेत्र हैं, नदी के पास वाले क्षेत्र हैं। किसके रेफरेंस में? भांगर के रेफरेंस में। भांगर दूर दूर तक पाए जाते हैं और खद्दर जो है बनस्पत नदी के नज़दीक में पाए जाएंगे। तो भांगर और नदी के बीच में हमें खद्दर प्लेन्स देखने को मिलते हैं। पांचवा जो आखिरी इसका हमने एक अलग जो टोपोग्राफी देखी है वो डेल्टा प्लेन। डेल्टा प्लेन आप सभी समझते हो, डेल्टा बनता है ट्रायंगुलर शेप का एक स्थलाकृति जो नदी के मुहाने पर, जहाँ नदी और समुद्र का समागम होता है, वहाँ पर डेल्टा आकार की स्थलाकृति बनती है। डेल्टा आपने मैथमेटिक्स में 10th में 11th 12th में अगर रही है तो उसमें आपने देखा होगा डेल्टा का चित्र कैसे बनाते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हो। जो पहली लाइन है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे मैंने लिखा है लेंथ फ्रॉम इंडस डेल्टा। डेल्टा का सिंबल बना रखा है। तो ये डेल्टा का सिंबल कैसा ट्रायंगुलर दिख रहा है, त्रिकोणीय। तो ये डेल्टा प्लेन्स जो हैं वह गंगा और सिंधु, ये दो प्रमुख है। और गंगा के अंतर्गत ही आके बाद में ब्रह्मपुत्रा मिल जाती है, जिसको हम जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो ये दो नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर तो गंगा डेल्टा बनाती है, और सिंधु नदी अपना डेल्टा पाकिस्तान में बनाती है। इसमें दो फोर्थ ऑर्डर के सब डिविजन्स हैं, जिसको हम चार्स और बिल्स के नाम से जानते हैं। चार या बिल, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, चार और बिल। बिल क्या है, चार क्या है? चार हैं जो डेल्टाई क्षेत्र में अपेक्षाकृत जो उच्च भूमि के भाग हैं, हाईलैंड्स, उनको हम चार के नाम से जानते हैं। और जो दलदली क्षेत्र है, अब चूँकि यहाँ पे मृदा खूब सारी होती है और जो मृदा का जमाव खूब अधिक हो रहा है, और हमने देखा है कि सुंदरबन का जो भाग है वहाँ पर वनस्पति भी अधिक होती है, तो दोनों के समागम से दलदली क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम बिल के नाम से जानते हैं। ये मार्शी लैंड्स होते हैं। तो ये हमने स्थलाकृति के बारे में देखा भाई, नॉर्दर्न प्लेन्स की के अंतर्गत जो है किस प्रकार की स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है। इसका हम रीजनल डिवीज़न भी कर सकते हैं। रीजन मैंने आपको पहले भी एक बार शायद समझाया था कि रीजन होता है एक होमोजेनियस पार्ट ऑफ लैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसर्चर। अगर हम ये देख रहे हैं कि हम होमोजेनिटी किस संदर्भ में, हमारे व्यू पॉइंट किस संदर्भ में, अगर हम ये देखना चाहें कि भाई स्थलाकृतिक होमोजेनिटी होनी चाहिए, टोपोग्राफिकल होमोजेनिटी, एक रूपता, स्थलाकृतिक एक रूपता अगर हम चर्चा करें तो जैसे हम अभी नॉर्दर्न प्लेन्स की चर्चा कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स एक स्थलाकृति ऐसी होगी जिसमें समानता है कि भाई ये प्लेन भाग है,
इसमें ऊंचा उच्च जो है एकदम समतल भाग है। तो इसको हम प्लेन्स के अंतर्गत देते हैं। तो रीजनल डिवीजन अगर हम करें, अगर हम देखना चाहें कि नदी के संदर्भ में रीजन को विभाजित करें, तो भाई कौन कौन सी नदियाँ किस किस प्रकार के मैदानी क्षेत्र बनाती है, तो वो 4 सब डिवीजन्स हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके 4 सब डिवीजन्स किए हैं, एक 5वां भी किया है जिसमें राजस्थान प्लेन्स है, वो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो 4 सब डिवीजन्स नदियों के द्वारा, मतलब एक सिंधु नदी के द्वारा, एक जो इंदस रिवर सिस्टम पंजाब प्लेन्स जिसको हम इंदस रिवर सिस्टम के द्वारा बनता है, फिर गंगा का प्लेन और ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं और इन 4 के सब डिवीजन्स हैं। इंडस प्लेन्स मोस्टली पाकिस्तान में पड़ते हैं, जिसका क्षेत्रफल है 50,000 किलोमीटर स्क्वायर। यह सैंडी और एल्यूवियल सॉइल्स के समागम से बना हुआ है। सैंडी मतलब रेतीला और एल्यूवियल मतलब जलोढ़। इसमें इसकी जो स्थलाकृति है उसमें 2 प्रमुख चीज़ें मिलती है, एक तो जिसको हम बोलते हैं धोरो, एक बोलते हैं ढांड। धोरो है कि संकरे गर्त, नैरो होलोज जो बन जाते हैं नदी के मार्ग में, उसको हम धोरो बोलते हैं। और कालांतर में जब नदी का बहाव कम हो जाता है और इसमें मान लो पानी भरा हुआ रह जाता है, तो वो ये नमक की झील बना देता है, जिसे हम ढांड कहते हैं। तो सेलाइन वाटर इसमें भर जाता है और इसको ढांड के नाम से जानते हैं। तो ये सिंधु के मैदान के बारे में चर्चा हुई। दूसरा पंजाब का प्लेन आता है। पंजाब का प्लेन्स जो है, पंजाब के प्लेन्स जो हैं वो 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। देखा आपने, 7,77,000 का परसेंटेज निकालो इस 1.75 लाख से। तो ये पंजाब के प्लेन्स जो हैं 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और ये 5 नदियों के आब का क्षेत्र, मतलब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को यहाँ पंजाब में साधारण भाषा में आब कहा जाता है। तो 5 नदियाँ पंजाब, तो इसलिए इसका नाम पंजाब बना। तो अब ये 5 नदियाँ कौन सी है और इनके आबी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, वो हम देखेंगे। ए जो है वो उसको जिसमें लिखा हुआ है बिस्ट। बिस्ट मतलब ब्यास और सतलज का जो बीच का क्षेत्र है, जो आब का क्षेत्र है। एक डूब होता है और एक आब होता है। जो डूब है मतलब वो होता है जहाँ पे पानी है, और आब मतलब पानी के बीच का जो भाग है, जो डूबा हुआ नहीं है, उसको हम आब के नाम से जान रहे हैं। तो ये ब्यास और सतलज के बीच का जो आब का क्षेत्र है उसको हम बिस्ट नाम से जानते हैं। इसी तरह से ब्यास और रावी का जो आब का क्षेत्र है उसको हम बारी के नाम से जानते हैं। रावी और चेनाब के बीच का क्षेत्र है उसे हम रेचना के नाम से जानते हैं। चेनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र है उसे हम छोज के नाम से जानते हैं। और आखिरी जो है वह है सिंध सागर। सिंध सागर 3 नदियों के आपका क्षेत्र है, चेनाब, झेलम और इंदस। अब देखो, नाम से तुम्हें इसे याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर तुम्हें 5 नदियों का नाम पता है तो ब्यास प्लस सतलज बिस्ट, ब्यास प्लस रवि बारी, रवि प्लस चेनाब रेचना। इनके शुरू के अक्षर तुम देखो, रावी आर और चेनाब, तो रेचना बन गया। छोज चेनाब प्लस झेलम और सिंध सागर। तो ये पंजाब का मैदानी क्षेत्र है जो अत्यधिक उपजाऊ है कृषि के संदर्भ में। ये बहुत उपयोगिता रखता है। पंजाबी लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वह इस कृषि पर ही निर्भर है अधिकांश रूप से। तो ये रीजनल डिवीजन में दूसरा भाग हमने कर लिया। तीसरा अगर हम देखेंगे वो है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती और गंडक के रिवर सिस्टम, नदी तंत्र से मिलके बना हुआ है। और ये सबसे विशालतम मैदान है भारत का, जिसका पूर्वी भाग तो कहलाता है अवध और पश्चिमी भाग कहलाता है रुहेलखंड। तो इसमें इसके बारे में अधिक चर्चा हमने पहले भी कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे जो किस प्रकार का स्थलाकृति हमें मिलती है, जिसमें बाबर, तराई, भांगर, खादर, डेल्टा, ये सब अधिकतम जो है। डेल्टा को अगर हम छोड़ दें, बाबर को हम छोड़ते हैं, तो तराई, भांगर और खादर, ये सारी जो स्थलाकृतिक चीज़ें हैं वो हमें गंगा के मैदान में देखने को मिलती है। चौथा आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन प्रमुखतः आसाम में बनता है, क्योंकि अरुणाचल से होके जब नदी आती है तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, तो नदी का बहाव तीव्र होता है, जिस कारण से ढलान अधिक है और जलोढ़ का जो है डिपोजिशन नहीं हो पाता है।
इस कारण से वहाँ मैदानी क्षेत्र नहीं बनते हैं। तो आसाम में जो है नदी स्लो हो जाती है, इसका ढलान का क्षेत्र कम हो जाता है, तो आसाम का जो मैदानी भाग है वो ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। और आसाम के अंदर ये धुबरी से लेके सादिया तक, धुबरी से सादिया जो है वहाँ तक मिलता है। इसके पश्चात ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आसाम में अभी भी इस मौसम में भी अगर आप देखो तो आप अखबार में रोज़ पढ़ते हो कि भाई वहाँ बाढ़ आई हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत तीव्र गति से जब बहती है और मैदानी क्षेत्र में आती है तो पीछे के क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण यहाँ अक्सर बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाया करती है। इसकी एक खासियत ये है कि यह एलुवियम अत्यधिक मात्रा में लाती है, जलोढ़ीय पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में लाती है, जिस कारण से मैदानी क्षेत्र में घुसते ही ये अपने मुहाने पर छोटे छोटे आइलैंड का निर्माण कर लेती है। आइलैंड मतलब द्वीप, नदी के बीच में पड़ने वाले, अपने मुहाने को रोक के साइड में से नदी बहने लग जाती है तो इसके बीच में छोटे छोटे द्वीप का निर्माण हो जाता है। सबसे बड़ा जो द्वीप है जिसको हम माजुली के नाम से जानते हैं, ये आसाम में ही है। और यहाँ पर बहुत हरियाली होने के कारण यहाँ पक्षी भी विचरण करते हैं, जहाँ पर बर्ड सेंचुरी बनी हुई है और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्रदान किया हुआ है संरक्षण के लिए। तो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में कुछ चर्चा हुई। अब पांचवा प्लेन्स है या नहीं है, जिसे हम थारकर डेजर्ट के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर काफ़ी विस्मय की स्थिति है। इसमें जियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बताते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ पूर्व में बहा करती थी। सरस्वती नदी जो है उसकी कैप्चरिंग हो गई। कैप्चरिंग मतलब रिवर कैप्चरिंग होता है जब नदी जहाँ से उसका उद्भव हो रहा होता है उसके आसपास के भाग से नदी किसी कारण से अपना जो है फ्लो का डायरेक्शन बदल लेती है। जब फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो आगे की सप्लाई रुक जाती है और वो नदी, उस नदी में पानी आना बंद हो जाता है। ऐसा ही कुछ राजस्थान में हुआ है। यहाँ पर जो सरस्वती नदी है वो पूर्व में बहा करती थी और अब जो है वो नदी नहीं बह रही है। इस कारण से यहाँ पर जो वनस्पति हुआ करती थी वह भी कम हो गई है और पानी अधिक अधिक तापमान और न्यूनतम वर्षा और पीछे से नदी के पानी की सप्लाई रुकने के कारण यहाँ मरुस्थल का निर्माण हो गया है, जो कालांतर में हवा के द्वारा अपरदन से यहाँ पर रेत का जमाव होता गया, सैंड का जमाव होता गया, जिससे टीले बन चुके हैं। तो राजस्थान की टोपोग्राफी आप विस्तार से राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, आप उसमें अधिक जान लेंगे। तो ये मैंने कुछ मुख्य रूप से चर्चा की आपके गंगा के ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, भारत के वृहद मैदानी क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा की। इस पर कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर मुझे अपडेट कीजिए और अच्छी पुस्तक से आप इसका अध्ययन कीजिए। रेफरेंस मैं पहली क्लास में दे चुका हूँ। धन्यवाद।